वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। सामंजस्य सोनोजमी के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 10.2 10.2 एक्सरसाइज का मैं सवाल बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ वेक्टर से रिलेटेड मैं 10.3 चैप्टर से रिलेटेड आज की क्लास में मैं थ्योरी बताऊंगा। यानी किसी दो सदिश ए और बी का जो बिंदु गुणन होता है ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा के द्वारा परिभाषित होता है। जब दो सदिश ए और बी परस्पर लंब हो तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है आदि सभी थ्योरी भी बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों के बीच रेगुलर आपका एस पांडे यूट्यूब चैनल आ रहा है आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, क्लास में ज्वाइन करें और मुझे बताएं कि आवाज़ कैसी जा रही है सभी स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं पिछले क्लास में 10.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक यानी कि वेक्टर क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी मैथ बुक आप लोग तो चैनल का नाम जानते ही होंगे, एस पांडे यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल। चलिए 10.2 का मैं आप लोगों को 15 नंबर तक बता दिया था। देखिए अब 16 नंबर का बताने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि देखिएगा 17 नंबर बताने जा रहा हूँ क्योंकि 16 नंबर तक का बता दिया था मैंने। कह रहा है कि दर्शाएं कि बिंदु ए बी सी देखिए वेक्टर ए इक्वल टू 3i -4j ठीक, वेक्टर p इक्वल टू 2i - j प्लस k, वेक्टर c इक्वल टू i - 3j - 5k है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये बिंदु ए बिंदु बी और बिंदु सी है और ये किसी त्रिभुज के जो है बिंदु है ए बी सी जो है ये किसी त्रिभुज के बिंदु है। तो दर्शाना कि ये जो बिंदु है किसी समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, किसी समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। एक बार देख लीजिए, वेक्टर ए इक्वल टू 3i - 4j - 4j ठीक है, वेक्टर बी इक्वल टू 2i - j अब प्लस क्या है k ठीक है, वेक्टर सी इक्वल टू i - 3j - क्या है 5k। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बाबू ध्यान दो, इसका मतलब इसको आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। बिंदु ए बी सी के रूप में है ठीक ना, यानी ओ ए साफ पता है कि ओ ए आपका क्या है, यानी देखिए बिंदु ए जो है यानी जिसे ये ए के रूप में दिया है तो बिंदु ए जो आपका हो गया देखिए 3 - 4 और -4 गया बिंदु ए बी सी बिंदु के रूप में दिया ठीक ना। और बिंदु बी जो आपका हो गया देखिए 2 - 1 और फिर 1 हो गया ठीक। अब बिंदु सी जो हो गया देखिए बिंदु सी जो हो गया आपका 8 - 3 और -5 ठीक। अब सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी आप लोगों को मैं एक सूत्र बताया था कि वेक्टर ए बी इक्वल आप लोगों को बताया था x2 - x1 * i प्लस y2 - y1 * j प्लस z2 - z1 * k ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बाबू ए बी में चल रहे हैं तो ए और बी में चल रहे हैं x1 y1 z1 ये हो जाएगा x2 y2 z2। यहाँ ए भी है इसका मतलब ए वाला टर्म x1 y1 z1 होगा, बी वाला टर्म इसके लिए x2 y2 z2 होगा। क्या होता है x2 - x1 ये सिद्ध भी क्या हो तो x2 का मान यहाँ पर क्या है कि 2 और माइनस क्या x1 का मान क्या है 3 2 - 3i ठीक झूम किया है। फिर देखिए अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह होता है, प्लस कर y2 - y1 तो y2 का मान क्या है -1 ठीक और फिर बीच में माइनस का y1 का मान क्या है -2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 8 2 0 ठीक। फिर क्या होता है z2 - z1 का मान क्या है देखिए 1 और -z1 का मान क्या है -4 है तो माइनस क्या हो जाएगा +4 तो देखिए बाबू आपका 2 में से 3 जाएगा घटेगा क्या बचेगा -i -1 बचा तो -i हो गया। 4 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 3 प्लस 3j हो गया। तो देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5 प्लस क्या हो गया 5k। ये आपका वेक्टर ए बी निकल गया। ये वेक्टर क्या निकल गया ए बी। अब निकालेंगे वेक्टर बी सी। क्या निकालेंगे वेक्टर बी सी। अब देखो बाबू
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वेक्टर बीसी। तो इसमें देखो बी और सी का लेंगे नियामक, यानी वेक्टर बी हो जाएगा x1 y1 z1 और वेक्टर सी हो जाएगा x2 y2 z2। तो अब देखो x2 माइनस x1 होता है, तो इसका मतलब देखो ये x2 ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 वेक्टर i। बीच में किसका चिन्ह होता है देखो प्लस का प्लस, फिर y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है -3 और y1 का मान क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि y2 माइनस इनटू क्या होता है जी इनटू जी, फिर देखो प्लस होता है, प्लस करके फिर क्या होता है z2 माइनस z1, z2 का मान क्या है -5, तो -5 कर दिए, फिर माइनस क्या होता है z1, z1 का मान क्या है और इनटू क्या होता है। अब देखो एक में से 2 घटेगा, क्या बचेगा -i, क्या बचेगा -3 प्लस 1 क्या हो गया -2c, ठीक। अब देखो -5 और -6 क्या हो गया -6, ये आपका वेक्टर बीसी निकल गया, तीनों साइड पहले निकाल रहे हैं। अब देखो अब ए बी निकाल लिए, बीसी निकाल लिए, क्योंकि त्रिभुज के लिए करा है, इसका मतलब एसी भी तो निकालेंगे ना, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा होगी, तो एसी देखिएगा दिखाई दे रही है तो वेक्टर एसी, तो सूत्र वही चलेंगे देखो, यानी एसी में ये वाला टर्म हो जाएगा x1 y1 z1 और ये वाला टर्म हो जाएगा x2 y2 z2। तो अब देखो ध्यान देना, एक माइनस क्या हो जाएगा, यानी एक माइनस एसी में यानी x2 y2 z2 हो जाएगा, ए वाला x y बन जाएगा, तो एक माइनस क्या हो जाएगा 3 वेक्टर i हो जाएगा प्लस, फिर देखो -3 इनटू, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है -4 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 जी प्लस। अब देखो फिर क्या होता है, यानी z2 माइनस z1 यानी -5 माइनस क्या होगा -4 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा +4 इनटू क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एक में से 3 घटेगा, क्या बचेगा -2i, ठीक। अब 4 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा +j, क्योंकि एक बचेगा 4 में से 3 j और -5 + 4 क्या होगा यानी -3। ये तुम्हारा निकल गया एसी, ये क्या निकल गया वेक्टर एसी। अब देखो तीनों साइड निकल गया आपको, अब क्या करते हैं सबसे पहले तीनों का मापांक निकालते हैं, इसका AB निकल गया, BC निकल गया और AC, तो तीनों की पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखो वेक्टर AB निकालो, AB का मॉड, तो AB का जो मॉड किसी का जो मॉड होता है √x1 x² + y² + z², तो हम AB का निकालते हैं, तो सूत्र पहले लिख देते हैं x² + y² + z², तो मॉड AB बराबर, ध्यान देना, तो x का मतलब यहाँ पर क्या है i के साथ नहीं कुछ तो जो क्या है 5 का स्क्वायर है, तो देखो 5 का स्क्वायर बनेगा। अब देखो बाबू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9 बचे 25। अब देखो 25 और 34 से 35, तो रूट क्या हो गया 35, तो मॉड AB का मान हो गया प्लीज, मॉड AB का मान क्या होगा। अब चलो वेक्टर BC निकालेंगे, वेक्टर क्या निकालेंगे BC निकालेंगे, वेक्टर BC का मॉड निकालेंगे, ध्यान देना। अब इसका मान AB का मॉड निकाल लिए, अब वेक्टर BC का मॉड निकालेंगे। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो इसमें जो है ध्यान देना i के साथ कितना है कुछ तो -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया जोड़। अब j के साथ कितना क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया। फिर देखो जोड़ क्या है, यानी k के साथ क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो बाबू यानी 1 का स्क्वायर जोड़ 2 दूनी 4 और जोड़ 6 के 36, तो देखो बाबू इसको सबको जोड़ दो, 36 और 40 है 41, इसका मतलब मॉड BC का जो वैल्यू हो गया √41, √under क्या हो गया 41। अब चलो मॉड BC का मान निकाल लिए। अब देखो बाबू यहाँ पे अब AC है, अब तीनों साइड तीनों भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं, समझे कि अब यहाँ AC है, तो AC का मॉड निकालना, यानी AC का मॉड निकालते हैं, समझ में आई रही होगी। तो मॉड का सूत्र क्या होता है √x² + y² + z², तो इसका देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर फिर +1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा -k है 1 है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो i के साथ -2 गुना था, ये -x का 2 का स्क्वायर, j के साथ 1 गुना है 1 का स्क्वायर, k के साथ -1 गुना। अब यहाँ 2 दूनी 4, 1 गुना 1 प्लस 1, तो 4 दूनी 6, √under कितना हो गया 6, तो मॉड AC बराबर कितना हो गया √under 6। अब देखो साबित क्या करने का लिए करता है, साबित करें कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष देखो, समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। इसका मतलब कर्ण पर का वर्ग
यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब वह समकोण त्रिभुज बनता है। तो तीनों साइड तो निकल गया, एक साइड ए बी निकल गया, एक साइड √41 निकल गया, एक साइड √6 निकल गया। तो अब देखेंगे ये तीनों में से बड़ा कौन है, तो साफ है कि √35 जो है उससे बड़ा √41 है, और √41 जो है वो √6 से भी बड़ा है। इसका मतलब इसमें कर्ण कौन हो रहा है, √41, तो सबसे बड़ी भुजा √41 है। अब देखो हम देखो, ध्यान देना बाबू, समकोण त्रिभुज के लिए ध्यान देना, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसका मतलब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखो h का मान, सबसे बड़ी भुजा h होती है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या निकला है, √41, तो इसका मतलब √41 का स्क्वायर कर देखो, √41 का स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो p का मान, ये p और b तो वही हो जाएगा। अब देखो पहले √41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 41, यानी LHS का मान कितना हो गया, LHS का मान 41 हो गया। अब चलो RHS निकालो, RHS देखो बाबू, ये LHS ले लीजिए, यानी LHS बराबर h स्क्वायर था, तो h तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो √41 का स्क्वायर हो गया, तो √41 का स्क्वायर क्या हो गया, 41। अब चलो RHS, RHS बराबर क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब एक √35 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद क्या होगा, जो √6 का स्क्वायर होगा, रूट अंदर क्या होगा, 6 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया, 35 प्लस 6, 35 और 6 जोड़ेंगे क्या हो गया, 41। इसका मतलब h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा है। इस बात में पता चल गया कि ये जो बिंदु a बराबर 3i - 4j - 4k, वेक्टर b बराबर 2i - j + k, वेक्टर c इक्वल टू i - 3j - 5 के जो बिंदु है इसी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बाबू, यानी 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एक परीक्षा में। देखिए एक त्रिभुज बना दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा, 4 कंडीशन दे दिया है। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब इसको मिला दिया गया है, ठीक, और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, इस त्रिभुज ABC के लिए देखिए कौन सा कथन सत्य है, कौन कथन सत्य नहीं है। कहता कि सत्य नहीं है, इसमें 4 सत्य नहीं है, उसको बताना है। अब देखिए प्रूफ करके मैं बताऊंगा। नंबर ए में जो दिया है, AB वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, पहला। नंबर 2 में देखिए दिया है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC इक्वल टू 0। वेक्टर C इक्वल टू दिया है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस CA इक्वल टू 0। नंबर D दिया है, यानी वेक्टर AB माइनस CB और प्लस क्या है CA इक्वल टू 0। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक, और इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा और देखिए, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर से है और इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका अपोजिट, इसका मतलब ये जो भुजा हो रहा है इसमें परिणामी हो रहा है, इसमें परिणामी को आ रहा है, ये आपका AC इसका परिणामी हो रहा है। तो इसमें क्या कंडीशन आएगा, देखिए यदि कर सकते हैं, यदि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर जो होगा वो AC बराबर क्या होगा, AC, क्योंकि त्रिभुज के योग के नियम से, सदिश के त्रिभुज के योग के नियम से, यदि किसी त्रिभुज की जो डायरेक्शन जो होती है, दोनों दिशा, किसी त्रिभुज की दो भुजा एक ही दिशा में हो और तीसरी भुजा जो उस दिशा के विपरीत हो, तो वही उस त्रिभुज का परिणाम, वही भुजा उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, परिणाम। तो साफ है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर से है, इसका भी डायरेक्शन इधर से है, लेकिन इसका डायरेक्शन उसके उल्टा है, तो इसलिए ये परिणामी हो गया। इसलिए AB प्लस BC बराबर क्या हो गया, AC। ये कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो अब आप लोग को मैं बता दूं, देखो बाबू, AB प्लस BC बराबर AC होगा, तो डिफिनिट है कि AB प्लस BC, अब देखो इसको हम इधर लेते हैं, तो माइनस AC इक्वल टू 0 होगा क्यों, ये प्लस वाले टर्म को इधर ले देंगे, तो माइनस AC इक्वल टू 0। इसमें देखो ये कंडीशन कहीं है, देखो ये कंडीशन, हाँ ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस AC इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी होगा, ये होगा, ये सही है, चलो। लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन नहीं होगा वो जांच करना, तो सब बताएंगे आपको, केवल जुड़ रहेंगे। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस AC इक्वल टू 0 होगा।
क्योंकि माइनस AC हुआ। अब लेकिन देखो, अब हमको 4 कंडीशन है, चारों में से कौन देगा वो जांच करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन होगा, उस पहले निकालेंगे। जो होगा वो हो गया, जो नहीं होगा तो उसको नहीं होगा। तो अब देखो ये कंडीशन हुआ। अब एक चीज याद रखना, एक कंडीशन होता है यदि वेक्टर AC रहे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर C, ठीक है। यदि वेक्टर AC इस रूप में रहे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर CA लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं, देख लें वेक्टर AC को क्या लिख सकते हैं, माइनस CA। क्यों, आप लोग को मैं बताया हूं बाबू, ध्यान दो। जैसे मान लो कि वेक्टर AC है तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर OC माइनस क्या होता है, वेक्टर OB होता है ना, होता है कि नहीं, बताओ। अब जरा सा ध्यान देना, अब इसको क्या करेंगे, यदि CA कर देंगे, वेक्टर CA कर देंगे, तो वेक्टर CA कर देंगे तो थोड़ी देर के देखना, वेक्टर CA करेंगे, CA को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर CA कर दिए तो वेक्टर CA को क्या लिख सकते हैं, यानी वेक्टर OA माइनस क्या होगा, वेक्टर OC होगा कि नहीं, बताओ। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, इसमें से वेक्टर OC माइनस OA है। अब यदि इसमें माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से माइनस कॉमन लिए, थोड़ा सा देखना है, वेक्टर AC बराबर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस सब कॉमन लेंगे, ये क्या लगेगा, वेक्टर OA माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर OC होगा कि नहीं, बताओ। इससे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस सब कॉमन लेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, वो था क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब देखो वेक्टर AC बराबर माइनस OA माइनस OC का मान क्या है, CA। देखो माइनस CA हुआ कि नहीं, बोल बुतरू, कोई दिक्कत, एक चीज को नहीं बता रहे हैं, बोलो वेक्टर AC बराबर क्या हो गया, माइनस C। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बाबू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC है। अब ये माइनस AC है तो क्या इसको माइनस AC को हम लिख सकते हैं माइनस CA, लिख सकते हैं कि देखो बता दिया सीधी करके, लिख सकते हैं कि नहीं, इस केस को माइनस CA। तो अब देखो बराबर में क्या है, 0 बराबर में 0 कर दिए। अब देखो बाबू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, अब देखो माइनस और माइनस क्या है, प्लस प्लस CA इक्वल टू क्या है, 0। अब देखेंगे कि ये कंडीशन इसमें है कि नहीं, यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA। तो देखो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। बोलो कोई तकलीफ है तुम लोग को, ये भी कंडीशन सत्य है। अब देखो तीसरा कंडीशन पर गौर करते हैं। तो देख बाबू तीसरा कंडीशन क्या है, वेक्टर AB प्लस BC माइनस CA है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, वेक्टर हम जानते हैं कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर AC होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं, समझ तो गए ही होंगे। अब देख बाबू थोड़ी देर के लिए, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर क्या है, AC। तो देखो वो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC अब बराबर, अब इसको भी इधर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस AC बराबर क्या हो जाएगा, माइनस AC बराबर 0 होगा। अब यदि हम इसको इधर कर देंगे, यानी CA को कर देंगे, तो ये जो होगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर जिंदगी में माइनस नहीं होगा, यानी यहाँ पे यदि CA रहेगा तो इसके पहले माइनस कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी CA होगा तो S माइनस AC रहता तो वो सत्य हो जाता, जैसे माइनस AC सत्य। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपोजिट कर दिया, यानी वेक्टर CA लिख दिया और इसके पहले क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। तो कभी जिंदगी में होगा, क्योंकि देखो प्लस में CA आ रहा है, क्योंकि जब ये चेंज होगा डायरेक्शन CA ये माइनस में आ जाएगा, माइनस अभी रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस। तो बताओ ये कंडीशन तो नहीं होगा, इसका मतलब C नंबर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। अब चौथा नंबर पे भी देख लेते हैं भाई, चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में वेक्टर AB माइनस वेक्टर CB और प्लस क्या है, CA इक्वल टू 0। तो अब देखो बाबू थोड़ी देर के लिए, जैसे देखो बाबू यानी AB प्लस BC, अब देखो इसको हम डायरेक्शन चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस CA, यानी AC को लिख सकते हैं कि माइनस CA, मैं तो सिद्ध भी किया हूं। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस CA इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, BC। अब देखो बाबू हम BC वेक्टर BC को लिख सकते हैं माइनस CB, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो इसलिए BC के जगह पर यदि हम माइनस CB लिख देंगे तो काम चलेगा, इसलिए ये भी सत्य है। इसका मतलब इस चारों में से जो C होगा वो सत्य नहीं है किसी से, AB BC AC सदिश के लिए, इसका मतलब C आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये सत्य नहीं होगा, यही आंसर होगा। इसमें प्रश्न में पूछा था कौन चारों में से सत्य है, इसका मतलब ये है सत्य नहीं है। तो क्या आप लोग को समझ में आई, 19 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद फिर मैं थ्योरी बताऊंगा। देखो कह रहा कि वेक्टर A तथा वेक्टर B, वेक्टर A तथा वेक्टर B निम्नलिखित में कौन, वेक्टर A और B दो संरेख है, यानी दो संरेख है
यानी कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है। तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी वेक्टर ए, यानी सबसे पहले ए नंबर का जो पॉइंट दिया वेक्टर बी बराबर लैम्डा इनटू ए, ठीक। वेक्टर बी इक्वल टू होता है, यहां दिया है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये सी इक्वल टू दिया है ए और बी समान अनुपात में होते हैं। नंबर डी दिया है दोनों सदिश ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, लेकिन परिमाण विभिन्न है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये है कि नहीं है, जांच करना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आ जाएं और समझे, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बाबू, इसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके लिए कौन कौन से शर्तें होते हैं, उस सबों के बारे में बताऊंगा। देखो वो कहता है ए और दो भी संरेख होते हैं, जब दो सदिश संरेख होते हैं तो ये चारों कंडीशन में से कौन सा नहीं कंडीशन होगा। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग उसको क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन कहता है कि b बराबर लैम्डा इनटू a, ये तो कंडीशन होगा ही होगा, क्योंकि यदि कोई दो सदिश संरेख होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि संरेख सदिश या समांतर सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसमें कि a और b ये दोनों जो होते हैं यानी अभिदिशा समान हो या असमान, इससे कोई लेना देना, दिशा समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकती है, लेकिन यह दोनों समान अनुपात में रहती है और a बराबर लैम्डा इनटू b के रूप में होती है, समझे कि या b बराबर लैम्डा इनटू a के रूप में। तो ये तो संरेख हो ही रहा है। और वेक्टर यहाँ पे वेक्टर a बराबर प्लस माइनस b, ये भी हो सकता है, क्यों भाई? देखो जैसे मान लो कि वेक्टर a बराबर, थोड़ी देर के लिए जैसे मान लिया कि 2i प्लस 3j और प्लस 6k है, ठीक है ना। और वेक्टर b बराबर मान लो कि 4i प्लस 6j और प्लस क्या है, प्लस जो है यानी 12 की है, ठीक। थोड़ी देर के लिए अब देखना है कि ये चेक करना है कि ये देखो इसको ऊपर ये समांतर सदिश अपने मन से लिखिए, ठीक है। देखो कैसे बाबू, यहाँ पे a बराबर इतना है, अब इसको लिख सकते हैं b बराबर, देखो वेक्टर b बराबर यहाँ 4i प्लस 6j प्लस 12 के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस क्या हो जाएगा, देखो 2i प्लस हो जाएगा 3j और प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 6। तो वेक्टर b इक्वल टू 2, अब देखो ये 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k क्या है, वेक्टर a है, इसका मतलब वेक्टर 2 into a हो गया। या वेक्टर b बराबर 2 into a, तो 2 जो है एक लैम्डा की जगह पर आ गया, 2 जो है लैम्डा की जगह पर आ गया, वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा इनटू a, ये समांतर सदिश का उदाहरण, ये सही है। अब देखो ध्यान देना, समांतर सदिश का एक नियम है कि दिशा समान भी हो सकती है या विपरीत भी हो सकती है, यानी b बराबर जो हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस यानी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, समझे कि नहीं? इसलिए ये दूसरा कंडीशन को फॉलो भी करेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, a और b का समान अनुपात होना चाहिए। तो जैसे देखो ध्यान देना, तो जैसे इस कंडीशन से वेक्टर b बराबर क्या है 2a, वेक्टर b बराबर क्या है 2a, तो अब देखो ध्यान देना, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो अनुपात आया यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये b को इधर ले लेगा तो 2 बराबर a बटे b, 2 बराबर क्या हो सकता है, a बटे b, यानी देखो एक नई उसको नीचे की, यानी a बटे b का जो आया एक समान अनुपात आया। इससे भी नहीं समझा तो एक और चीज समझो, देखो यानी देखो a का मान कितना है, देखो इसको L1, इसको M1 और इसको N1 कह दो, ठीक। अब इसको देखो ध्यान रखना, इसको L2, M2 और N2 कह दो। अब देखो ध्यान देना, इन्हें अनुपात करो, यानी L1 बटे L2 यानी 2 बटे 4। अब देखो यार 3 बटे 6 करो, यानी M1 बटे M2 3 बटे 6 करो, यहाँ पर करो 6 बटे 12, 6 बटे 12, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 छठे 6 दूनी 12, इसका मतलब 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर क्या हो गया, 1 बटे 2 हो गया। इसका मतलब अनुपात सबों का यानी उसके दिक् का जो अनुपात हो रहा है वो समान हो रहा है कि नहीं, इसलिए ये सी कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी वेक्टर ए और बी जो है वो समान अनुपात होगा यदि संरेख होगा। तब डी नंबर में क्या करा है, दोनों सदिश वेक्टर ए तथा बी की दिशा समान है, याद रखिएगा, यानी संरेख सदिश या समांतर सदिश के लिए
दिशा समान हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, दोनों सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा समान है, तो ये गलती कर रहा है। दिशा समान हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए, लेकिन परिमाण विभिन्न, परिमाण तो भिन्न होगा लेकिन दिशा विपरीत भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। इसका मतलब ये डी नंबर जो है इसका गलत होगा, अर्थात ए तथा बी संरेख होगा। तो ये तीनों नियम को वेक्टर यानी ए बी सी को मानेगा लेकिन डी को नहीं मानेगा। चलिए समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए देखिए बाबू, अगले एक्सरसाइज का मैं थ्योरी बताऊंगा और एक ही थ्योरी बताऊंगा, उसी से रिलेटेड। आप लोग कोई छोड़ेंगे नहीं क्लास को, फिर मिस कीजिएगा तो परेशानी आप लोगों को होगी। देखो बाबू ध्यान देना थ्योरी। चलिए जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, ठीक ना, वेक्टर ए तथा बी है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट परिभाषित होता है यानी ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड बी कॉस थीटा के द्वारा परिभाषित होता है, समझे कि नहीं। यानी जैसे मान लिया जाए, ये देखिए, यानी कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसके बीच में जो कोण बना हुआ थीटा है, तो ये दोनों सदिश जो परिभाषित होता है उसका बिंदु गुणन जो परिभाषित होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो बिंदु गुणन का परिभाषित होता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी बराबर इंटू कॉस थीटा होता है, समझे कि नहीं। इसलिए कॉस थीटा बराबर जो होता है दिक्कोज्या का सूत्र होता है ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का सूत्र होता है। याद रखिएगा, यदि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तो याद रखिएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, तो मॉड ए मॉड बी इक्वल टू ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है। यानी याद रखिएगा ए डॉट बी। यदि ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछेगा कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ऑप्शन 4-5 को दे देगा, तो उसमें बोलेगा कि आपको मॉड ए डॉट मॉड बी का वैल्यू क्या होगा, मॉड ए मॉड बी का वैल्यू क्या होगा, तो मॉड ए और मॉड बी का वैल्यू होता है ए डॉट बी। कैसे, देखो बाबू ध्यान देना, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो थीटा के ऊपर cos 0 डिग्री बैठेगा, तो cos 0 डिग्री बराबर देखो ए डॉट बी बटे मॉड ए और क्या हो जाएगा मॉड बी हो जाएगा। अब देखो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, इसलिए 1 हो गया, यानी a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा मॉड a मॉड b हो जाएगा बटे मॉड a मॉड b होगा। अब यहाँ देखो ये कुछ तो नीचे क्या है 1, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, इसलिए मॉड a इनटू मॉड b इक्वल टू ये 1 के साथ होगा, 1 किसके साथ होगा, इसलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा, समझे कि नहीं। यानी थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा तो याद रखिएगा यानी मॉड a इंटू मॉड b बराबर a डॉट b होता है, ठीक। तो ये समझ रहे हैं आप लोग थ्योरी। अब देखिएगा, अब इसे मान लिया जाए आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहेगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के देखिए थ्योरी के अनुसार से मैं क्वेश्चन भी ले चलूंगा। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा, चलिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10.3 का उदाहरण पहला नंबर दे रहे हैं, ये नहीं बताऊंगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन क्या 10.3 का पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी के परिमाण क्रमशः, यानी ए के यानी मॉड ए बराबर √3 है, ठीक, और मॉड बी बराबर आपका 2 है, मॉड बी बराबर 2 है, और ए डॉट बी बराबर का मान है √6। एक्सरसाइज 10.3 का 1 नंबर का, चूंकि ये थ्योरी बताऊं, इस थ्योरी के आधार पे मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, ठीक ना। तो ए डॉट बी, तो ए और बी के बीच कौन ज्ञात करें, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी सदिश, 2 सदिश का परिमाण यानी मॉड ए बराबर यदि √3 है, मॉड बी बराबर 2 है, यानी उसका परिमाण 2 है, और उसमें ए डॉट बी का मान √6 है, तो इस वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कौन के क्या होगा। तो सबसे पहले कौन निकालेंगे इस फार्मूला के अनुसार, तो cos थीटा बराबर देखो क्या होता है, मान लीजिए कि कौन थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी, क्या होता है ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी होता है, ठीक। अब देखो ए डॉट बी का मान कितना है √6, ठीक, बटे अब मॉड ए है, मॉड बी का वैल्यू क्या है √3, क्या है मॉड बी का मान क्या है
मॉड बी का मान क्या है 2। अब देखो बाबू cos थीटा इक्वल टू या रूट 6 है। अब देखो ये 3 दूनी 6 दो बार में करिए क्योंकि ये रूट में था ये भी रूट में कट गया तो ऊपर में क्या करो रूट 2 बटे हो गया 2 रूट 2 बटे क्या हो गया 2। अब देखो हम इसको रूट 2 बटे 2 हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 बटे यानी रूट 2 गुना रूट 2 इस दो को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा। तो अब देखो ये रूट 2 और ये रूट 2 कट गए तो cos थीटा बराबर 1 बटे रूट 2 बच गया क्योंकि ये रूट 2 कट गया तो cos थीटा का मान 1 बटे रूट 2 हो गया। अब देखो cos थीटा इधर तो 1 बटे रूट 2 है तो यहाँ पे देखो बाबू cos थीटा इक्वल टू 1 बटे रूट 2 cos कितना डिग्री का मान होता है cos पाई बटे 4 तो हम इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 लिख सकते हैं cos पाई बटे 4 तो देखो थीटा के ऊपर क्या रहा है पाई बटे 4 तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 समझे कि अर्थात इस तरह का यदि सवाल है तो उस तरह का बनाएंगे। तो आप लोगों को बताएं आप लोग समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। चलिए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है आप लोगों को कि अब दूसरा कंडीशन का थ्योरी बताऊंगा। ये देखिए 10 में एक सवाल 1 नंबर का सवाल था। अब देखिए अगला कंडीशन क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि थीटा बराबर 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा मॉड a इनटू मॉड b बराबर होगा a डॉट b। अब देखिए अगला देखिएगा बाबू चलिए क्या देखिएगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी पाई बटे 2 थीटा बराबर पाई बटे 2 होगा तो याद रखिएगा तो a डॉट b इक्वल टू 0 होगा। यदि याद रखिएगा यदि 90 डिग्री का पर कोई दो सदिश झुका हुआ रहता है तब a डॉट b का मान क्या होता है 0 होता है। या हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो a डॉट b बराबर 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए कैसे होता है हम उदाहरण लेकर के भी समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे cos थीटा बराबर a डॉट b बटे मॉड b होता है तो थीटा बराबर क्या है पाई बटे 2 यानी 90 डिग्री तो पाई बटे 2 ले लिए। अब देखो बाबू cos पाई बटे 2 बराबर a डॉट b बटे मॉड a और क्या है मॉड b है। अब देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 0 cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 0 बराबर क्या हो गया a डॉट b बटे मॉड a और क्या होगा मॉड b। अब देखो ये नीचे वाला जो है 0 के साथ गुना होगा नीचे वाला 0 के साथ गुना होगा तो अब देखो बाबू नीचे वाला जब 0 के साथ गुना होगा तो इसलिए a डॉट b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जब कोई दो सदिश लंब होगा यानी कि हम कह सकते हैं जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b यानी a परपेंडिकुलर b तो a डॉट b इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लो एक हम अपने मन से सवाल लेते हैं देखो वेक्टर a इक्वल टू अपने मन से 2i प्लस 3j माइनस 6k ठीक ले लिए और एक वेक्टर b ऐसा लेंगे कि जो कि लंबा आ जाए अपने मन से सोचो। चलो 4i ले लिए इसको ठीक 4i ले लिए या मैं 7 ले लूं ठीक या ऐसा लगे कि अपने मन से सोच रहे हैं ना कि लंब हो जाए 4 हाँ अब देखो बाबू हम अपने मन से एक सदिश ले लिए यानी वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 7k और वेक्टर b इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 2k है ठीक ना। अब कहता है क्या कि मान लो कि क्या दिखाए कि ये सिद्ध करे कि लंब है सिद्ध करें कि ये लंब है सिद्ध करें ये लंब है। मान लो कि अब सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि कोई जो सदिश लंब होता है तो a डॉट b बराबर क्या होता है 0 तो सबसे पहले a डॉट b निकालिए। तो अब देखो बाबू ध्यान देना वेक्टर a का मान क्या है 2i प्लस 3j अब माइनस क्या है 7k ठीक। अब देखो डॉट अब देखो 4i प्लस 2j फिर प्लस 2k हो गया। अब देखना बाबू अब ध्यान देना 2 चौके 8 ध्यान देना देखो याद रखना डॉट प्रोडक्ट में यानी i डॉट i इक्वल टू 1 j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। यानी लंब मात्रक सदिश के लिए i डॉट i इक्वल टू 1 और j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। क्यों क्योंकि इसकी अभिदिशा एक ही होती है। जैसे मान लो कि cos इसमें भी cos 0 डिग्री होगा दिशा में और इसमें भी cos 0 डिग्री होगा तो अब cos 0 डिग्री का मान क्या होता है cos 0 का मान क्या होता है 1 गुना a क्या होता है लेकिन
जब आई डॉट जे रहेगा, यानी आई और डॉट जे, इसका मतलब एक लंब है और एक जीरो है, तो यानी cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? जैसे एक देखो आई है, एक का मान हो गया cos 0 डिग्री और एक का मान हो गया cos 90 डिग्री, क्योंकि दूसरा टर्म है तो आई और एगो जे लंब है, तो cos 0 डिग्री का मान तो 1 होगा, लेकिन cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, तो 1 गुना 0 क्या है? 0, इसलिए आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0, तो ये याद रखिए। इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट में यानी केवल सेम टर्म वाले टर्म को ही गुना करते हैं, क्योंकि अगला टर्म तो 0 ही होगा ना, इसलिए 2 गुना 4 8 कर दिए, 3 गुना 2 क्या कर दिए? 6 कर दिए। अब देखो -7 और प्लस 2 7 दूनी -14, अब देखो 8 6 14, तो 14 -14 हो गया, तो 14 में से 14 का क्या? 0, इसका मतलब a डॉट b का मान क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं? a डॉट का मान क्या हो गया? a डॉट b का मान 0, इसीलिए हम कहेंगे कि ये वेक्टर a और वेक्टर b का लंब है। अब आप लोग बोलिए कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे कि गुना कर दिया तो लंब का हो गया, हमको इस फार्मूला से सीख करके बताइए, यानी ये फार्मूला से हम मानेंगे कि 0 आएगा 90 डिग्री तब होगा। तो मान लो कि ये थ्योरी से तुम लोग का विश्वास नहीं होगा, कहा कि नहीं सर हम नहीं मानते, कैसे होते बताओ, तो ये कैसे बताएंगे? देखो अब देखो ये तो हो गया, लेकिन परीक्षा पूछेगा ना तो इस थ्योरी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a डॉट b का मान क्या है? 0। अब देखो ध्यान देना, अब इस आधार पे बना रहे हैं, देखो क्या कहता है? cos थीटा बराबर a डॉट b, तो देखो बाबू आप लोग सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, a का मान कितना है? देखो 2i प्लस 3j और फिर क्या? -7, ठीक, डॉट फिर वेक्टर b का मान क्या है? 4i प्लस 2j फिर क्या है? प्लस 2k, ठीक। अब देखो बटे क्या होता है? मॉड a, तो मॉड a यानी मॉड a का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ठीक। और देखो फिर मॉड भी होता है, तो मॉड इसका निकालो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर देखो प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो cos थीटा इक्वल टू, अब देखो यानी क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम वाले टर्म को गुना करेंगे, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है? 0, फिर जे डॉट के इक्वल टू क्या होता है? 0, तो इसीलिए उसका काय गुना करेंगे? देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 -14 बटे, अब देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और जोड़ 49, ठीक। अब देखो बाबू रूट अंडर 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस क्या हो गया? 4। अब देखो 8 6 14, 14 -14, इसका मतलब cos थीटा बराबर ऊपर में तो 0 ही हो गया ना, ऊपर में 0 बटे क्या हो गया? 49 में 58 4 62 रूट 62, फिर देखो 16 4 20 24, तो 0 बटे 24, देखो बाबू इधर दिखाना जरा सर, कोई दिक्कत ना हो मरकरी के कारण से, cos थीटा बराबर 0 बटे कुछ क्या हो जाएगा? 0 होगा, तो 0 बटे कुछ क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो cos थीटा इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं cos 5 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री, इसलिए थीटा की जगह क्या है? क्योंकि यहाँ पे 0 आया, तो cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री लिख सकते हैं 0 को, इसलिए थीटा बराबर 5 है। इसका मतलब क्या बोले थे? यदि a और b दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो a डॉट b इक्वल टू 0 होगा। अब हम आप लोग को नेक्स्ट लाइव क्लास में प्रक्षेप के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्शन क्या है, किसी सदिश पर प्रोजेक्शन कितना समय तक, कितनी दूरी तक लगता है, वो सब का डिटेल थ्योरी के साथ बताऊंगा। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में।